हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। आज है 22 जून 2022। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेशन में एक एक्सप्लेनर लेकर। इंडियाज़ इमर्जिंग ट्विन डेफिसिट कंसर्न। मैंने बात की थी ट्विन डेफिसिट की कल की क्लास में भी, और मैंने आपको समझाया था ट्विन डेफिसिट है क्या। और आज ये पूरी चीज़ आई है तो मैं फिर से एक बार पूरी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज सेड, एंड इकॉनमी में कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये ट्विन डेफिसिट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेंस में लिखने के लिए काम आएगा। ये क्या है, दैट इज़ फॉर प्री। ये क्यों है, क्या सोल्यूशन होने चाहिए, दैट इज़ फॉर मेंस। इफ़ यू वांट टू कैटेगराइज थिंग्स, जस्ट स्ट्रक्चर इन योर ब्रेन। जब आप पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को अपने ब्रेन में स्ट्रक्चर कीजिए। समझ गए। अभी पिछले ही सेशन में मैं बात कर रहा था, आप वो पिछली वाली वीडियोस देख लीजिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हमारे पास रेसेशन का खतरा है, साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पर स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन की वजह से स्टैगफ्लेशन का भी खतरा है। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मंथली इकोनॉमिक रिव्यू भी यही बोलता है, जो लेटेस्ट अभी आया है वो भी यही बोलता है। ओवरऑल पिक्चर दिखाता है, ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी की। बोलता है कि वर्ल्ड इज लुकिंग एट द डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड स्टैगफ्लेशन। इंडिया इज हाउएवर एट द लो रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन। जब पूरे विश्व में स्टैगफ्लेशन का खतरा है, इंडिया इज रेजिलियंट, इंडियन इकोनॉमी इज वेरी रेजिलियंट ओविंग टू द प्रूडेंट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलता है। ठीक है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक है, ये क्यों अफेक्टेड है, किन फैक्टर्स की वजह से इतना इंपैक्टेड है। मैंने कल बात भी की थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट को स्टेबल करने पड़ेगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो इकोनॉमी में पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में एक तरह का अनसर्टेनिटी है, ट्रेड डिस्रप्शंस हैं, एक्सपोर्ट बैन हो रहे हैं, और ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और ये सब हो क्यों रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन भी अभी तक अनरिपेयर्ड है। और ये हमने कल भी बात की थी। हाउएवर द मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्टेन इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑगर्स वेल फॉर द इंडिया कंटिन्यूइंग टू बी द क्विकेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग मेजर कंट्रीज इन 2022-23 सेज द मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में बोला गया कि ठीक है, हमारी इकॉनमी रेजिलिएंट क्यों है, क्योंकि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके जो 2 महीने हैं शुरुआत के, हमारी इकॉनमिक ग्रोथ सस्टेन्ड रही है। और इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द क्विकेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी इन द वर्ल्ड। समझ गए इस चीज़ को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडियन इकॉनमी की बढ़ाई करते हुए ये सब चीज़ें बोल रही हैं, पर ये बोल ये भी रहे हैं साथ में, यहाँ पर 2 कंसर्न है। दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स 2 कंसर्न, दैट इज फिस्कल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट आर कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था, न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं था, पर ये कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, और आज उसी पर आपसे बातें करने लगे। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? गवर्नमेंट की कोई तिजोरी है, उस पर कोई रेवेन्यू आ रहा है, कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, और ये रेवेन्यू अगर 100 रुपये का, एक्सपेंडिचर 120 रुपये का है, तो कुछ ये जो गैप है, 20 रुपये का गैप है, ये कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ता है, यानी ये डेफिसिट है, ये घाटा है। इसको हिंदी में बोलते हैं घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर तुमने इकोनॉमी का कोर्स नहीं पढ़ा तो इसमें तुम्हारा डेफिसिट, मेरा कुछ नहीं जाता। समझ रहे हो इस चीज़ को। इकोनॉमी का कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको, कर लेंगे साहब, मज़ा आ जाएगा। फ्री में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि वो फ्री में है तो ख़राब है। आप पढ़ के देखिए, अप्रॉक्स 6000 प्लस लोग फॉलो कर रहे हैं। एक बार आप भी कोशिश ज़रूर कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको मज़ा आना अपने आप शुरू हो जाएगा। वो लेक्चर्स आप सारे कब ख़त्म कर लोगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ये गारंटी मेरी है। साथ में एक गारंटी और भी है कि अगर ख़त्म होने के बाद समझ नहीं इकॉनमी तो मुझसे बात करना। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपके पैसे वापस वापस क्या करने, पैसे एक्स्ट्रा आपको दूंगा, 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दूंगा, पक्की बात है, श्योर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट, समझ गए फिस्कल डेफिसिट क्या है, कि इकॉनमी में कुछ गवर्नमेंट की राजकोष में फिस्कल में कुछ रेवेन्यू आता है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर देती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो होती है उनको एक्सपेंडिचर बहुत ढेर सारा करना पड़ता है। रोड को मेंटेन करना पड़ता है, कभी मनरेगा में पैसा देना पड़ रहा है, कभी नई रोड बनवानी पड़ रही है, पोर्ट बनवाने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से खर्चा बहुत होता है। तो हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। एक तरह का डेफिसिट होता है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली अगर हम बाई नेचर जाएँ तो क्या होता है, फॉर्मूले की वजह से, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। भारत सरकार के 2 अकाउंट होते हैं बाय द वे, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बड़ा इजी तरीके से समझा रखा है, वो पूरी चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, इसमें ये एक्सपेंडिचर हो गया, इसमें आप रिसीट यानी रेवेन्यू को माइनस कर दीजिए, रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट।
ये होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। ये इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी आपको, अगर आपने कोर्स किया होगा तो ये आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे मोटा मोटा बोलूँ कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, दिस मच मनी हैज़ टू बी बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसीज। आप वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो, IMF से ले सकते हो, या आप डोमेस्टिक बोरोविंग कर सकते हो टू फाइनेंस इट्स डे टू डे एंड वंस इन अ वाइल एक्सपेंडिचर। आपके कभी कभी वाले एक्सपेंडिचर और डे टू डे एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए जितना भी गवर्नमेंट को रुपया बोरो करना पड़ता है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। समझ गए? तो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी कट की है पेट्रोल एंड डीजल की वजह से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट और बढ़ने का खतरा है। और ये इतना खतरा है कि हम फिस्कल स्लिपेज में भी जा सकते हैं। व्हाट इज फिस्कल स्लिपेज? जितना हमने तय किया उसके आगे भी हमारा बोरोविंग कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि हम 100 रुपए की बोरोविंग करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में और आपने 120 रुपए की बोरोविंग कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 120 रुपए का घाटा हुआ, तभी तो आपने 120 रुपए की बोरोविंग की। दैट मीन्स कि फिस्कल स्लिपेज हो गया, जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा आप स्लिप हो गए, सरक कर आगे पहुंच गए। तो यहाँ पर अपसाइड रिस्क है टू द बजटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हैज़ इमर्ज्ड। आप समझ गए फिस्कल डेफिसिट में ये कंसर्न है। साथ में गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि अगर हम ये देखिए प्रॉब्लम क्या है फिस्कल डेफिसिट बढ़ने में, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को इतना पैसा कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट यानी अगर डोमेस्टिकली बोरो कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके बोरो कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा पैसा मार्केट से बोरो करती है तो प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट होता है। क्राउडिंग आउट क्या होता है? अरे भाई, जब गवर्नमेंट ने 100 रुपये, मान लीजिए पूरी इकोनॉमी में 100 रुपये हैं, गवर्नमेंट ने 80 रुपये खुद बोरो कर लिए, तो 20 रुपये ही तो इनके पास पहुंचेगा, तो इनका क्राउडिंग आउट होगा। और जब प्राइवेट सेक्टर बोरो नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी को जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड से सोच के देखिए, C+I+G+NX। व्हाट इज आई? इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। अरे जब इनके पास 20 रुपए का लोन आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा पाएंगे, अपनी कंपनी को एक्सपेंड कैसे पड़ेंगे? और एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा फर्म्स के द्वारा, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? आई होप आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम। तो फिस्कल डेफिसिट का बढ़ने का प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट भी होने लगता है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर मेंशन है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमारी जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जैसे कि मूडीज़ हो गया, फिच हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारी रेटिंग को रिड्यूस कर देते हैं। और अगर हमारी रेटिंग को रिड्यूस कर देंगे तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये जितने भी इन्वेस्टर हैं ये बहुत मोटिवेटेड नहीं होते हैं इंडियन इकोनॉमी में आकर पैसा अपना इन्वेस्ट करने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम ओपन इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर फिर FDI FPI का भी फ्लो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है हमारी रेटिंग को गिरा देती हैं। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि पहला फिस्कल डेफिसिट हम स्लिपेज हो सकता है, दूसरा क्राउडिंग आउट हो सकता है प्राइवेट सेक्टर का, जिसकी वजह से अभी हम प्राइवेट सेक्टर को इतना पुश कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ कि उनको लोन नहीं मिल पाया तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा जितनी भी हमने स्टेप्स लिए हैं अभी तक। साथ में गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर सके, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जब होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज मोर सेंसिटिव देन फिस्कल डेफिसिट। बताइएगा ये मैंने क्या बोल दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने की, ताकि अपने कैसे कर रही कोशिश, हम अपने नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करें, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को होने दें, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगी वो मल्टीप्लाई होगी, तेजी से जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने दें, पर जो हमारा नॉन कैपेक्स एक्सपेंडिचर है उसको रैशनलाइज करें, कम करने की कोशिश करें, ताकि हम ये फिस्कल स्लिपेज को अवॉइड कर सकें। आई होप कि आप फिस्कल डेफिसिट पूरा समझ गए क्या बोलना चाहता है। अब आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे। ये ओपन इकोनॉमी का फिनोमेना है करंट अकाउंट डेफिसिट। याद है बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स होता है। यहाँ पर जो गुड्स जो दिखते हैं उनकी बात होती है, यहाँ पर सर्विसेज की बात होती है, इनविजिबल्स की बात होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात होती है, साथ में हमारा प्रॉफिट और इंटरेस्ट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है नेट इन्वेस्टमेंट की बात होती है। आई होप कि वो पूरा आपको चार्ट याद है जो मैंने ओपन इकोनॉमी यूनिट नंबर 6 में आपको दिखाया था। यहाँ पर करंट अकाउंट की बात हो रही है, तो करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट होगा साथ में फिस्कल डेफिसिट होगा तो दोनों ही बैड हैं, क्योंकि इनको हम ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो क्यों सकता है? अब आप बात ऐसा समझो कि जब हम ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ पर हम इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट कॉस्टली भी हो रहा है,
इंपोर्ट कॉस्टली क्यों हो रहा है? क्योंकि समझिए इस चीज़ को, जिस तरह से फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट हो रही है। तो यहाँ पर रुपया का जो है वो डेप्रिसिएशन हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर होने की वजह से इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जा रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जा रहे हैं। इंपोर्ट कॉस्टली हो रहे हैं साहब। इंपोर्ट कॉस्टली होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट की पोटली हमारी बड़ी हो रही है, जो कि प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट भी डेफिसिट में आएगा। देखिए बैलेंस ऑफ इन्वेजिबल तो पॉजिटिव में रहता है, ये निगेटिव में रहता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना निगेटिव में चला जाता है कि बैलेंस ऑफ इन्वेजिबल उसको काउंटर नहीं कर पाता है, तो हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट हो जाता है। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रॉब्लम लूप में बन जाती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम लूप में क्या हुआ कि ज़्यादा डॉलर का आउटफ्लो हुआ, तभी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। समझ रहे इस चीज़ को? और अगर डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा हुआ उसकी वजह से फिर अगेन लूप बना कि रुपया का डेप्रिसिएशन और ज़्यादा होगा, फिर इंपोर्ट और महंगे होंगे, फिर से अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम फिर लूप में चलने लगती है, अगर आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ऐसा ये बोलते हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये भी बोलती है कि ये करंट अकाउंट जो है हमारा ये डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज कि इंपोर्ट कॉस्टली हो रहे हैं। इंपोर्ट कॉस्टली होने का कारण ये भी है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन को हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल भी बहुत बड़ा आ रहा है, और वो इन रिटर्न एक डाउनवर्ड प्रेशर रुपये में लगा रहा है, रुपया को भी डिप्रिशिएट कर रहा है। आई होप कि सारी लिंकेज आपकी बन गई, अब तो समझ गए। दिस इज इंडियाज इमर्जिंग ट्विन डेफिसिट कंसर्न। आई होप कि इकॉनमी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इकॉनमी में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उनका एप्लीकेशन मैंने आपको न्यूज़पेपर में करना सिखाया है। उस न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है ये मैं समझा पाने में बहुत कामयाब हुआ हूँ। अगर मैं कामयाब हुआ हूँ तो अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस हद तक आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं, ताकि मुझे ये भरोसा हो सके कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।